हेलो एवरीवन। जीतने वाले को मेरा सलाम, क्योंकि एक दिन हर कोई जीतेगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में बेटा मैं आपके साथ दो केस स्टडी डिस्कस कर रहा हूं, केस स्टडी नंबर 8 एंड केस स्टडी नंबर 11। ये दोनों ही केस स्टडीज आपके चैप्टर नंबर 3 से रिलेटेड है, लीन सिस्टम एंड इनोवेशन। तो केस स्टडी नंबर 8 और केस स्टडी नंबर 11 में अगर कंपैरिजन करें तो केस स्टडी नंबर 8 का जो लेवल है वो कंपैरेटिवली ज्यादा है एज कंपेयर टू केस स्टडी नंबर 11। दो टॉपिक इन दोनों केस स्टडीज के द्वारा कवर्ड होते हैं। केस स्टडी नंबर 8 आपका टॉपिक कवर करता है चैप्टर नंबर 3 का सिक्स सिग्मा टेक्निक, और जो केस स्टडी नंबर 11 है दैट विल कवर द टॉपिक बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग बीपीआर। सो लेट्स स्टार्ट केस स्टडी नंबर 8। अब आइए बेटा केस स्टडी डाइजेस्ट में पेज नंबर 36, केस स्टडी डाइजेस्ट में पेज नंबर 36। तो पहले एक बार पूरा क्वेश्चन समझ लेते हैं, फिर इसका अपन सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे कि क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए था। सबसे अच्छी बात अगर एक स्टूडेंट व्यू पॉइंट से जो सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग है इस क्वेश्चन की, कि टेक्निक का नाम सिक्स सिग्मा कहीं भी पूरे क्वेश्चन में नहीं दिया है। तो आपके पास दो टेक्निक है जिसके द्वारा आप क्वालिटी को इंप्रूव करते हो। द फर्स्ट वन इज टीक्यूएम, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, एंड द सेकेंड वन इज सिक्स सिग्मा। तो क्या कंपैरिजन करके हमने फिर यहां पे अपने क्लाइंट को सजेस्ट किया है कि आप सिक्स सिग्मा टेक्निक इंप्लीमेंट कीजिए ताकि जो आपका क्वालिटी इशू है हम उसको रिजॉल्व कर पाए। तो एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बेटा, जब आप इसका सॉल्यूशन पढ़ते हो तो एज सच लगता है कि केस स्टडी सिंपल है, लेकिन जब भी मैं कोई नई केस स्टडी देखता हूं मैं हमेशा ये देखता हूं कि अगर ये स्टूडेंट को फर्स्ट टाइम दिया जाए विदाउट सॉल्यूशन, क्या वो सबसे पहले कंसेप्ट आइडेंटिफाई कर पाएगा इस क्वेश्चन में। वो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि क्या ये कंसेप्ट आइडेंटिफिकेशन क्वेश्चन में अवेलेबल है या हमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो इस पॉइंट पे इस क्वेश्चन को आप 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स दे सकते हो कि कहीं भी उन्होंने सिक्स सिग्मा या टीक्यूएम के बारे में डिस्कशन भी नहीं किया है, लेकिन जो सिम्टम्स आपको दिए हुए हैं उसके आधार पे आपको यहां पे एप्लीकेशन स्किल जो है आपकी, उसके आधार पे आप यहां पे सिक्स सिग्मा अप्लाई कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट, देखते बेटा कैसे एप्लीकेशन होगा इसका। तो क्लाइंट का नाम है वेलकम फूडीज, एक स्मॉल रेस्टोरेंट है, एक टाउन का नाम दिया है न्यूज टाउन। ठीक है, जो न्यूज टाउन है वो अपने टूरिज्म वैल्यू के लिए फेमस है। ये जो न्यू टाउन है ये अनटच बाय मैन मेड इंटरवेंशन है, मतलब फुल टू नेचुरल ब्यूटी है। यहां पे ह्यूमन इंटरवेंशन यहां पे बहुत बहुत कम है। ह्यूमन इंटरवेंशन मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो पूरा नेचुरल स्टेट में है, मैन मेड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। फिर क्या हुआ, कुछ समय बाद जो इसका हाईवे डेवलप किया गया जिसमें न्यूटन सिटी को, जो क्लाइंट की बिजनेस सिटी है, उस सिटी को एक इंफ्रास्ट्रक्चरल फाउंड जिसका सिटी का नाम है एंजल, उसके साथ कनेक्ट कर दिया गया, हाईवे बना दिया गया। तो पहले जो न्यू टाउन था इसमें मैन मेड इंटरवेंशन बहुत कम था, नेचुरल पूरे सराउंडिंग थे इसमें। अब चूंकि ये सिटी न्यूटन सिटी मेरे एक इंफ्रास्ट्रक्चर फाउंड सिटी जिसका नाम है एंजल, उसके साथ कनेक्ट हो गई, तो अब यहां पर टूरिज्म जो है वो बढ़ने लगा और क्राउड भी डेफिनेटली बढ़ने लगा यहां पे। तो जो लोकल स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने अब डिसाइड किया कि यार क्यों ना अपन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें न्यू टाउन में, जिससे ना सिर्फ वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले बल्कि गवर्नमेंट भी रेवेन्यू कमा पाए, और इसके साथ साथ ही कई सारी एडिशनल होटल अब वहां पे ऑपरेट कर रही है अपने गेस्ट को वेलकम करने के लिए। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट दिया है, इसलिए जो मेरा क्लाइंट है वेलकम फूडीज, इसके रेस्टोरेंट बिजनेस में चेंज नहीं, ड्रास्टिक चेंज ओवर आया है ना। तो फर्स्ट पैरा का पूरा क्रक्स है, क्लाइंट का नाम है वेलकम फूडी, रेस्टोरेंट बिजनेस में है, किस सिटी में ऑपरेट करते हैं, न्यूटन सिटी में ऑपरेट करते हैं। न्यूटन सिटी जो है वो टूरिज्म वैल्यू के लिए जानी जाती है। यहां पर मैन मेड इंटरवेंशन बहुत कम था, लेकिन जब से ये सिटी को, न्यूटन सिटी को हमने हाईवे के थ्रू एक इंफ्रास्ट्रक्चरल फाउंड सिटी एंजल के साथ जोड़ा है, तो यहां पे क्राउड भी अब ज्यादा आ रहा है, प्लस 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 टूरिज्म वैल्यू यहां की बड़ी है। अब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, स्टेट गवर्नमेंट ने, कि क्यों ना न्यूटन सिटी को अपन और भी इंफ्रास्ट्रक्चर ही डेवलप करे ताकि जो भी टूरिस्ट यहां पे आते हैं उनको वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी मिल पाए। इसके कारण कई सारी एडिशनल होटल भी यहां पे अब ऑपरेट हुई है। तो एक ड्रास्टिक चेंज ओवर आया है
हमारे क्लाइंट के रेस्टोरेंट बिजनेस में। ये फर्स्ट पैरा का क्रक्स है। सेकंड पैरा में बताता है दिन पर दिन यहां पे अब क्राउड बढ़ते जा रहा है, गेटिंग बिजियर डे बाय डे। जो हमारा क्लाइंट है वेलकम फूडी, ये फैमिली ओन्ड बिजनेस है और एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज दिया है, सेल्फ फंडेड बिजनेस है ना। अब ये इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं। जो न्यूटन सिटी आपके इंफ्रास्ट्रक्चरल फाउंड एंजल सिटी के साथ हाईवे के थ्रू कनेक्ट हुई है, अब इसको ये अपॉर्चुनिटी के रूप में ले रहे हैं वेलकम फूडी कि क्यों ना जो अपने को लॉन्ग टाइम बैक जो लॉसेस हुए थे, अब अपने पास एक बहुत अच्छा खासा मौका है ताकि अपन अपने लॉसेस रिकवर कर पाए, क्योंकि क्राउड यहां पे मल्टीफोल्ड हो चुका है। कंपनी अपना बिजनेस एक्सपांड करने का सोच रही है और न्यू रेस्टोरेंट भी ओपन करने का सोच रहे हैं। लेकिन जब भी बिजनेस एक्सपांशन की बात होती है, जब भी न्यू रेस्टोरेंट ओपन करने की बात होती है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट आपको फंड लगता है, फाइनेंस लगता है। अब यहां पे इनके पास प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि ये सेल्फ फंडेड बिजनेस है तो मार्केट में जो लेंडर्स होते हैं, क्रेडिबिलिटी वेलकम फूडीज की नहीं है। जैसे एक सिंपल सा बेटा जो आपके और मेरे लिए सिबिल स्कोर होता है, अपनी क्रेडिट हिस्ट्री वो डिनोट करता है। जितना अच्छा सिबिल स्कोर अपना होगा उतनी इजीली और उतने अट्रैक्टिव रेट पर अपन लोन अवेल कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है क्लाइंट के साथ, चूंकि ये सेल्फ फंडेड बिजनेस है तो मार्केट में क्रेडिटेबिलिटी नहीं है इसकी अमॉन्ग द लेंडर, तो वहां से फंड लेने में प्रॉब्लम आ रही है। अब तो वेलकम फूडी ने क्या किया, जो उसके रिलेटिव्स थे, नियर एंड डियर वंस थे, उनसे वो इतना ही पैसा फंड करा सकता है जिससे वॉल्यूम बढ़ने के कारण जो एडिशनल स्टाफ की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर पाए। जबकि कंपनी का प्लान है कि एक्सपांशन करना, न्यू रेस्टोरेंट ओपन करना, लेकिन उसके लिए फंड की जरूरत है। फंड हमें अरेंज नहीं हो पाएगा क्योंकि हमारी कोई भी क्रेडिट वर्थिनेस लेंडर्स के पास नहीं है। मार्केट हमें इस नाम से जानता ही नहीं कि पैसा उधार लेते तो वापस टाइमली इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पेमेंट होता है कि नहीं होता है, तो ये डाउटफुल है। तो जो हमारे नियर एंड डियर वन थे, हम उनसे फंड कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक लिमिटेशन है, हम उतना ही फंड कलेक्ट कर पाएंगे जिससे सिर्फ और सिर्फ हम एडिशनल स्टाफ को पेमेंट कर सकते हैं। जो न्यू स्टाफ भी रिक्रूट हो रहा है उनके पास प्रॉपर स्किल और ये सर्विस इंडस्ट्री का नॉलेज नहीं है। मतलब रेस्टोरेंट बिजनेस में क्या आपके पास स्किल होना चाहिए, कर्टसी होनी चाहिए। जब भी कोई कस्टमर आता है तो उसको एक स्माइलिंग फेस के साथ आपको ग्रीट करना पड़ता है। ये जो स्किल और नॉलेज होता है इस रेस्टोरेंट बिजनेस का, ये उनके पास नहीं रहने वाला है। तो आप एडिशनल स्टाफ अपॉइंट कर रहे हो, लेकिन एक प्रकार से वो अनस्किल्ड एम्प्लॉय आप बोल सकते हो कि इस इंडस्ट्री से रिलेटेड उनको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। मोस्ट ऑफ द स्टाफ लोकल पीपल है सिटी के, जिनको have no fancies of alluring the customer with their smile and warm heartedness। मतलब आप भी देखते हो बेटा, सर्विस इंडस्ट्री खासकर यहां पे जो मैन पावर है उसमें बहुत बहुत टिकी हुई है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्वालिटी ऑफ द सर्विस इंडस्ट्री इफ एनी कंपनी हैज टू प्रॉस्पर इज टू इन्वेस्ट इन देयर स्टाफ। यहां पे एक तो फंड की कमी है, फिर जो फंड हम छोटा मोटा अरेंज भी कर पा रहे हैं अपने नियर एंड डियर वन से, उनसे फिर हम एडिशनल स्टाफ अपॉइंट कर पाएंगे, लेकिन वो जो एडिशनल स्टाफ है वो लोकल पीपल है, उनको प्रॉपर स्किल और नॉलेज नहीं है कि कैसे ग्रीट किया जाता है कोई भी अगर कस्टमर हमारे रेस्टोरेंट में डाइनिंग के लिए आता है तो। फिर जो वर्कर है उनको ओवर टाइम भी करना पड़ता है लो पेमेंट पर, क्योंकि कंपनी डेप्ट में है ऑलरेडी। मतलब ऑलरेडी उनके पास लोन बहुत ज्यादा है और उनका जो भी मेजर खर्चा है वो प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग ऑफ फूड आइटम में ही चले जाता है। तो कंपनी ने सोचा कि चलिए एक काम करते हैं, इतना फाइनेंस क्रंच है हमारे पास, अपन मेनू की प्राइस बढ़ा देते हैं। क्योंकि रॉ मटेरियल की प्राइस भी बढ़ी है तो क्यों ना अपन जो मेनू की प्राइस है, अपने रेस्टोरेंट का जो मेनू है उसकी प्राइस बढ़ा देते हैं। फिर भी कस्टमर अभी भी आपको प्रेफर कर रहा है क्योंकि आप एक प्राइम लोकेशन पे हो सिटी में, और कस्टमर चाहता है कि अगर आप क्वालिटी उसे दे पाओगे तो अगर आप प्राइस लिस्ट बढ़ा भी देते हो तब भी कस्टमर अभी भी आपके पास बना हुआ। तो ये फेवरेबल पॉइंट है बेटा अपने पास। इवन अगर अपन प्राइस बढ़ाते हैं बट क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कस्टमर विल नॉट माइंड, कस्टमर विल कैरी ऑन, अभी भी वो हमारे पास ही आएगा। लेकिन अब यहां से पूरा निगेटिव बात चालू हो रही है बेटा। अभी तक दो निगेटिव बात अपन ने देखा। पहला, अपने पास फंड का शॉर्टेज है,
दूसरा, अपने पास जो स्टाफ, एडिशनल स्टाफ अपन हायर करेंगे, उनके पास प्रॉपर स्किल और नॉलेज नहीं है कि कैसे रेस्टोरेंट बिजनेस में कस्टमर को ट्रीट किया जाता है। अब पूरा निगेटिव जाएगा क्वेश्चन, मतलब अब पूरी प्रॉब्लम्स गिनाएगा। सिर्फ एक ही पॉजिटिव है यहां पे कि अगर आप सेल प्राइस, दैट इज मेनू लिस्ट प्राइस बढ़ा भी देते हो, तब भी आपका कस्टमर आपके पास ही रहेगा। शर्त एक है, whether you are providing quality service or not। अब चालू करते हैं अपन थर्ड नेगेटिव पॉइंट। जैसे जैसे नंबर बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे आपके रेस्टोरेंट की ऑपरेटिंग एफिशिएंसी कम होते जा रही है। और इंपॉर्टेंट बताऊं क्या है, ये ऑपरेटिंग एफिशिएंसी कम हो रही है, ये आपको एज अ ओनर ही नहीं पता है। जो कस्टमर है, इनकमिंग कस्टमर, उन्हें भी कहीं ना कहीं ये परसीव हो चुका है। तो जो रेस्टोरेंट ओनर है, उसने कन्वर्सेशन सुना 2 से 3 कस्टमर का, जिसमें कस्टमर पहला जो माइक है वो बोलता है कि यार टेबल खाली पड़ी है, फिर भी ये रेस्टोरेंट हमें इतना वेट क्यों कराता है। क्या ये कस्टमर को हरास कर रहे हैं विदाउट एनी रीजन? तो मतलब कस्टमर के माइंड में भी कहीं ना कहीं आ चुका है कि यार बहुत ज्यादा टाइम लगता है इस रेस्टोरेंट में, इसके बावजूद कि उनके पास कैपेसिटी है, टेबल खाली है, फिर भी वो हमें वेट करा रहे हैं। एक दूसरा कस्टमर डेविन का कन्वर्सेशन सुना है ओनर ने, उसका कहना है कि कस्टमर ये बोल रहा है कि मैंने सुना हूं यहां पे फाइनेंशियल क्रंच है, इसलिए इसका ओनर अभी इसको रिजॉल्व नहीं कर पाता है, जो लॉन्ग वेटिंग टाइम है। फिर एक और कस्टमर जॉन का कन्वर्सेशन सुना, उसका कहना है मुझे 20 मिनट वेट करना पड़ता है पीक फ्राइडे को, फिर भी जो वेटिंग टाइम है इस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट का, वेलकम फूडी का, ये रिडिकुलसली लॉन्ग है। मतलब पहली प्रॉब्लम फाइनेंस क्रंच है आपके पास। सेकंड प्रॉब्लम, जो एडिशनल स्टाफ आप हायर करोगे वो इस इंडस्ट्री के अकॉर्डिंगली डायरेक्टली एंगेजेबल नहीं है, ना तो उनके पास स्किल है, ना उनके पास नॉलेज है कि कैसे इनकमिंग कस्टमर को ट्रीट किया जाता है। थर्ड प्रॉब्लम, जैसे जैसे नंबर्स बढ़ रहे हैं, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी आपकी कम हो रही है और ये कस्टमर रिकॉग्नाइज करना चालू कर चुका है। ये ज्यादा सीरियस कंसर्न है आपके पास। फिर ये जो वेटिंग टाइम है, ये फ्राइडे और वीकेंड को और भी ज्यादा हो जाता है। अब चौथी प्रॉब्लम, क्योंकि जो क्लीनिंग बॉय है वो अभी भी टेबल क्लीन करने की जो टेक्निक है वो ओल्ड है और वो कंपैरेटिवली बहुत स्लो वर्क करते हैं। तो लोगों ने अब फाइनली डिसाइड किया कि यार इस रेस्टोरेंट में आने से कोई मतलब नहीं है, वो अब आपके कॉम्पिटिटर के पास जा रहे हैं, है ना। तो ये प्रॉब्लम, पहली प्रॉब्लम बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं बेटा, क्योंकि जब आप क्वेश्चन करेंगे तो ये पूरा जितना आप रिकॉल कर पाएंगे उतना इजीली आप इसका स्ट्रक्चर ऑफ सॉल्यूशन समझ पाएंगे। सबसे पहली प्रॉब्लम फंड की। दूसरी प्रॉब्लम, जो स्टाफ हमने एडिशनल हायर किया, दे हैव नॉट द प्रॉपर नॉलेज, नाइदर द प्रॉपर स्किल। थर्ड, हमारी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी कम हो रही है, जिसके कारण वेटिंग पीरियड बढ़ रहा है और एक कस्टमर भी रिकॉग्नाइज कर रहा है। चौथा, जो हमारा क्लीनिंग स्टाफ है वो आज भी ओल्ड टेक्निक यूज करता है क्लीनिंग की। क्या मतलब है ओल्ड टेक्निक का बेटा? यहां पे कोई रेलिवेंस नहीं है उसका, लेकिन जो भी ट्रेडिशनल टेक्निक होती होगी जिसके द्वारा समय ज्यादा लग रहा है वो यूज करता है और कंपैरेटिवली इसकी स्पीड कम है। फिर ये बोलता है कि आज की तारीख में बिल्कुल सही बात है, हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में आप हो, यहां पे कस्टमर फ्लॉलेस कस्टमर सर्विस चाहता है, लेकिन फाइनेंशियल क्रंच के कारण जितना स्टाफ जिस एरिया में होना चाहिए आपके रेस्टोरेंट में, उतना स्टाफ आपके पास अवेलेबल नहीं है। यह भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि आपके कस्टमर को अनड्यू वेटिंग टाइम उनका ज्यादा है। फिर अब यहां पे पांचवी प्रॉब्लम गिना रहा है बेटा, किचन एनवायरनमेंट की। किचन में जो आपके पास इक्विपमेंट है वो आउटडेटेड है और जो भी डिशेस के जो यूटेंसिल्स होते हैं आज भी उन्हें मैनुअल क्लीनिंग किया जाता है। ये पांचवी प्रॉब्लम। अब आ रहा है वो किचन एनवायरनमेंट में जहां पे आपका फूड प्रिपेयर होता है, वहां पे हमारे पास आउटडेटेड इक्विपमेंट है और जो भी यूटेंसिल को क्लीन करने की मेथड है आज भी वो मैनुअल है। ठीक है, डिमांड बढ़ते गई लेकिन नंबर ऑफ किचन इक्विपमेंट में कोई एडजस्टमेंट नहीं किया गया। मतलब ना ही उनके नंबर इंक्रीज किए गए, ना ही उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो अपग्रेड की गई, अभी भी वैसा ही है। फिर छठवीं प्रॉब्लम, जो आपके किचन स्टाफ है ये भी शॉर्ट इन नंबर है। दे ट्राइड देयर लेवल बेस्ट टू मैनेज द थिंग इन प्रॉपर ऑर्डर, लेकिन उनकी भी स्पीड कंपैरेटिवली कम है, क्योंकि फिर वही बात, जो भी इक्विपमेंट है उन्हें मैन्युअली उसको क्लीन करना पड़ता है।
तो पहली प्रॉब्लम बोलते जाइए बेटा साथ में। पहली प्रॉब्लम फाइनेंस क्रंच, दूसरी प्रॉब्लम जो एडिशनल स्टाफ हायर कर रहे हो नॉट द प्रॉपर स्किल, थर्ड ऑपरेशनल एफिशिएंसी आपकी डाउन है जिसके कारण आपका वेटिंग पीरियड बहुत ज्यादा है। फिर नेक्स्ट है आपका जो क्लीनिंग बॉय है वो ओल्ड टेक्निक यूज करता है जिसके कारण अनरिजनेबली उसकी स्लो स्पीड है। फिर जो आपका किचन एनवायरनमेंट है वहां पे आउटडेटेड इक्विपमेंट है और जो भी यूटेंसिल क्लीन होते हैं या इक्विपमेंट क्लीन होते हैं वो मैनुअल मैनर पे होते हैं। छठवां प्रॉब्लम है आपके पास जो किचन स्टाफ है वो भी शॉर्टेज में है। आगे देखिए क्या बोल रहा है। फिर जो इंग्रेडिएंट्स है किचन के वर नॉट वेल अरेंज जिसके कारण ना सिर्फ स्ट्रेस बढ़ता है, समय पर चीजें आपको नहीं मिलती है बल्कि वेटिंग टाइम भी बढ़ता है। और इस रेस्टोरेंट बिजनेस में कुछ ऐसी प्रिपरेशन होती है जो आप अपना रेस्टोरेंट उस दिन चालू करने से पहले ऑलरेडी प्रिपेयर करके रख सकते हो जिससे कहीं ना कहीं समय बचता है। उसके बारे में बता रहा है ओनियन गार्लिक पेस्ट, बॉइलिंग ऑफ वेजिटेबल, चिली, ये सब प्रिपेयर किया जाना चाहिए रेस्टोरेंट ओपन होने से पहले, लेकिन ऐसा कोई भी अरेंजमेंट हमारे ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है। नो सच अरेंजमेंट वाज इन प्लेस। समझ में आया बेटा। ये सातवीं प्रॉब्लम कि जो प्री प्रिपरेशन मील होना चाहिए था हम उस पर कोई भी तैयारी नहीं रखते हैं जिसके कारण कस्टमर अगर टेबल पे बैठ भी चुका है और उसने ऑर्डर कर दिया फिर भी उसका वेटिंग टाइम वहां पे भी ज्यादा होगा क्योंकि ये सभी चीजें फिर हमें इंस्टेंटेनियसली बनाना पड़ता है। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम, नाइन्थ प्रॉब्लम, कुछ मटेरियल शॉर्ट सप्लाई में है और कुछ मटेरियल डिमांड से ज्यादा है जो पेरिशेबल नेचर के है, मतलब कहीं ना कहीं आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी यहां पे निगेटिव है। फिर अब प्रॉब्लम नंबर 10, आपके पास 3 शेफ है किचन में, हर शेफ स्पेशलाइज्ड है अपनी एक गिवन कुजीन में, है ना। अब होता क्या है जब जरूरत पड़ती, जब एकदम से नंबर आ जाता है तो हमने उनको ट्रेनिंग इस प्रकार से नहीं दिया कि जिस डिश में आप एक्सपर्ट हो क्या उसके अलावा आप बना सकते हो। जैसे कोई इटालियन में एक्सपर्ट होगा, कोई चाइनीज कुजीन में एक्सपर्ट होगा, तो अब इन बंदों को ट्रेनिंग नहीं दी गई हमारे द्वारा कि आप समय पड़ने पर अपना कुजीन की मास्टरी आपके पास है लेकिन यह भी चीज आप बना सकते हो, ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं दिया। इसके बावजूद भी उनको दूसरी कुजीन पर वर्क करना पड़ता है जिसके कारण अब एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट पैरा में बताया है कि क्वालिटी इश्यूज आते हैं। कोई बंदा अगर 100% वेजिटेरियन डिश चाहता है तो ऐसे कुछ इंस्टेंसेस आए हैं जहां पर नॉन वेजिटेरियन का कुछ ना कुछ उसका इंडिग्रेंट वहां पे 100% वेजिटेरियन फूड में भी इंसर्ट हो गया है। तो ये एक बहुत बड़ा क्वालिटी इश्यू का लेकुना है इस कंपनी में। तो चलिए, तो इस पैरा में अपन ने क्या क्या पढ़ा बेटा। किचन एनवायरनमेंट आपका अनऑर्गेनाइज्ड है क्योंकि आपके पास आउटडेटेड इक्विपमेंट है, आपके जो इक्विपमेंट है आज भी वो मैनुअल क्लीनिंग होते हैं। फिर आपके पास यहां पे जो किचन स्टाफ है, जो हेल्पर होते हैं, उनका भी शॉर्टेज है। फिर जो इंडिग्रेंट्स है वो वेल अरेंज नहीं है आपके। जो प्री प्रिपरेशन आप कर सकते हो रेस्टोरेंट ओपन होने से पहले, वैसा कोई भी अरेंजमेंट यहां पे हमारे द्वारा नहीं किया जाता है। कुछ मटेरियल नहीं होते हैं, शॉर्ट सप्लाई है, कुछ मटेरियल डिमांड से ज्यादा होते हैं, मतलब इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी आपका पुअर है। एंड लास्ट पॉइंट के साथ ही नेक्स्ट पैरा का पॉइंट अटैच है। हमारे पास 3 शेफ है, हर शेफ अपनी अपनी स्पेशलाइज्ड कुजीन में मास्टरी रखता है लेकिन समय पड़ने पर हम उनको बोलते हैं आप दूसरी कुजीन भी हमें बना के दो, लेकिन उनके पास वो प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है। तो प्रॉब्लम आ जाती है, कोई कस्टमर अगर 100% वेजिटेरियन डिश बोलता है तो कुछ इंस्टेंसेस ऐसे मिले हैं जहां पे नॉन वेजिटेरियन इंडिग्रेंट्स भी उसमें पाए गए। तो एक सीरियस सिग्निफिकेंट क्वालिटी इश्यू है यहां पे ऑन द प्रोसेसिंग ऑफ द फूड आइटम्स, ठीक है। फिर अब जो किचन स्टाफ है उनको जिस सीक्वेंस में ऑर्डर रिसीव हुआ है उस सीक्वेंस में उस ऑर्डर को वो प्रोसेस नहीं करते हैं। चलो शॉर्टेज है, सब कुछ है, लेकिन यार जो सीक्वेंस में आपको ऑर्डर रिसीव हुआ है उसी सीक्वेंस में आपको प्रोसेस करना चाहिए। जो पहले ऑर्डर रिसीव हुआ है वो आपको पहले डिलीवर करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कुछ ऑर्डर जल्दी फर हो जाते हैं जबकि कुछ कस्टमर जिन्होंने पहले ऑर्डर दिया था उनको लॉन्ग वेटिंग फिटिंग टाइम लगता है उनके टेबल पर प्लेट आते आते। तो ये भी एक 11th इश्यू है आपका कि जो किचन स्टाफ है वो सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर फॉलो नहीं करता है। फिर प्रॉब्लम नंबर 12, पूरा क्वेश्चन ही प्रॉब्लम से बेटा लदा हुआ है। बिलिंग मशीन जो है वो मॉडर्न नहीं है। जो आपका कैशियर होता है उसको हर
आइटम की प्राइस मैन्युअली एंटर करना पड़ता है जो ऑर्डर और फर की गई। तो देखिए वेटिंग टाइम कहां कहां पे, जब कस्टमर एंट्री करना चाहता है तो उसको एंट्री करने पर वेट करा जाता है, फिर जब कस्टमर चेयर पे ऑक्यूपाई हो जाता है डाइनिंग चेयर पे, तो फिर वहां पे जो उसका स्टाफ है, किचन स्टाफ है, वो उसी ऑर्डर में उसको प्रोसेस नहीं करता, तो वहां पर वेटिंग टाइम होता है। फिर जब उसका पूरा फूड कंज्यूम हो जाता है, जब वो बिल के लिए रिक्वेस्ट करता है, अब फिर से उसको वेटिंग टाइम यहां पे आता है, क्योंकि जो कैशियर है वो मैन्युअली उसको प्राइस एंटर करना पड़ता है, तो इसमें एरर के भी चांसेस है, प्लस टाइम भी ज्यादा कंज्यूमिंग है। फिर प्रॉब्लम नंबर 13, जो हमारा सुपरवाइजर है, वो सुपरवाइजर ना होके एक प्रकार से मैनेजर टाइप का है, मतलब वो ध्यान ही नहीं देता है। सुपरवाइजर का मतलब होता है अपने बंदों को लगातार गाइड करना कि आप किन एरिया पे एरर कर रहे हो, कुछ भी नहीं, वो कोई भी स्टाफ इंप्रूवमेंट पे ध्यान नहीं देता है, जिसके कारण वही मिस्टेक रिपीटेडली होते रहती है उन वेटर्स के द्वारा, उन किचन स्टाफ के द्वारा। ठीक है, ये प्रॉब्लम नंबर 13। फिर प्रॉब्लम नंबर 14, कुछ स्टाफ जो वीकेंड होते हैं उस पे वो लीव ले लेते हैं। पहले ही आपके पास स्टाफ का शॉर्टेज है, ऊपर से कुछ स्टाफ आपका जो वीकेंड है वहां पे लीव लेते हैं और सीधा वो ट्यूसडे को आते हैं, क्योंकि उनके पास कोई मोटिवेशन ही नहीं है कि वो वीकेंड में रुके। जिसके कारण देखिए, जो वीकेंड ऊपर भी पैरा में बोला था कि फ्राइडे और आपका सैटरडे संडे ये आपका मेन बिजनेस एरिया है, यहां पे पहले ही आपके पास स्टाफ शॉर्टेजेस है, और जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है वो वीकेंड में लीव ले लेते हैं और सीधा ट्यूसडे को आते हैं, जिसके कारण ये जो पॉइंट है स्टाफ का, शॉर्टेज ऑफ स्टाफ, वो और भी ज्यादा सीवियर हो जाता है। और यहां पे एक लिखा उनके पास मोटिवेशन नहीं, एक ऊपर पॉइंट भी बोला था बेटा, उनको लो पे पर वर्क करना पड़ता है क्योंकि कंपनी के पास पैसे ही नहीं है ज्यादा। फिर अब एक लास्ट प्रॉब्लम हमें दे रहा है हाइजीन की। जो हमारा फ्लोर है रेस्टोरेंट का, उसमें हमेशा पानी रहता है, उसका स्मेल भी खराब होता है, जिसके कारण जो गेस्ट है वो जब अपने चिल्ड्रन के साथ आते हैं तो नर्वस रहते हैं कहीं चलते चलते बच्चे का पैर ना फिसल जाए, और ऐसे इंस्टेंसेस यहां पे हो चुके हैं, जिसके कारण वेट फ्लोर के कारण जो रेस्टोरेंट गेस्ट है उनको प्रॉब्लम फेस हुई है। तो इसका एक बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन होता है बेटा, रेस्टोरेंट स्टार्ट होने से पहले आप वो पूरा क्लीनिंग कीजिए, क्लीनिंग की मॉडर्न टेक्निक लाइए, और फिर भी अगर जो आपका फ्लोर है वो वेट है तो उसके सिग्नल आते हैं कि भैया फ्लोर इज वेट, तो उसके हिसाब से कस्टमर पहले ही अलर्ट हो जाता है। तो सॉल्यूशन सबके है, लेकिन कोई भी सॉल्यूशन पर इनके द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अब आपसे पूछता है कि जो क्या हम ऐसी मैनेजरियल टेक्निक लगाए जिसके द्वारा जो जो हमसे गलतियां, और करीबन 14 से 15 गलती अपन ने देखा है बेटा इस क्वेश्चन में जो हो रही है, जिससे जो थिंग्स है वो टर्न अराउंड हो जाए इन फेवर ऑफ मिस्टर बीन, जो इस रेस्टोरेंट का चेन का ओनर है। फिर इसको कैसे किया जा सकता है, पहले आपको टेक्निक को डिस्कस कर लेना है थोड़ा सा, फिर उसको इंप्लीमेंटेशन पे देना है कि हम उसको कैसे इंप्लीमेंट करें, और फिर यहां पे आपको इंप्रूवमेंट टेक्निक सजेस्ट करना है कि किन किन एरिया पर हमें इंप्रूवमेंट करना चाहिए। तो देखिए पूरा क्वेश्चन लगभग खत्म हो चुका है बेटा, कहीं भी आपको कौन सी मेथड यहां पे अप्लाई करना है इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। मतलब अगर ये एग्जामिनेशन लेवल में फर्स्ट टाइम आ जाए तो सबसे बड़ा चैलेंज यहां पे ये होगा कि आप कौन सी टेक्निक लगाते हो। तो ये डिपेंडेंट है, जितनी भी टेक्निक आपने पढ़ा है उन टेक्निक के बारे में आपको कितनी क्लैरिटी है उसके आधार पर ये पूरा क्वेश्चन टिका हुआ है। तो अब अपन इसका अगर सॉल्यूशन पार्ट देखें बेटा, तो सॉल्यूशन पार्ट जब आप देखेंगे तो इंस्टीट्यूट ने सबसे पहले सॉल्यूशन पार्ट में डिस्कशन स्टार्ट किया है कि कौन सा टेक्निक यहां पे हमें अप्लाई करना चाहिए। एक लाइन उन्होंने बहुत अच्छी दिया है, यहां पर कुछ फेसेस में सर्विसेज में प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि होलिस्टिकली कंप्लीटली सीरीज ऑफ एक्टिविटीज जो है जो आप परफॉर्म करते हो, हर एक्टिविटीज में कहीं ना कहीं यहां पे क्वालिटी इशू है, और जहां पे भी क्वालिटी इशू है आउटपुट में, तो हमारे पास दो मेथड अवेलेबल होती है, पहला टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एंड द सेकंड वन इज सिक्स सिग्मा। दोनों के बारे में यहां पे डिस्कशन किया है पहले कि जो क्वालिटी इशू है वो हम रिवॉल्व कर सकते हैं ईदर थ्रू टीक्यूएम और थ्रू सिक्स सिग्मा। तो सबसे पहले टीक्यूएम क्या करता है, टीक्यूएम हमें इंश्योर करता है लॉन्ग टर्म में कि आपके द्वारा जो भी प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, आपके द्वारा जो भी सर्विसेज डिलीवर की जा रही है वो डिफेक्ट फ्री होगी, ये टीक्यूएम है। तो टीक्यूएम एक प्रकार से वर्क करता है, जो सिम्टम है एडवर्स क्वालिटी के या क्वालिटी इशू के, उनको नलिफाई कैसे करे। सिक्स सिग्मा भी ऐसा ही करता है, लॉन्ग टर्म में वो डिफेक्ट को एलिमिनेट करता है।
लेकिन सिक्स सिग्मा के पास बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक एडेड एडवांटेज है कि वो रूट कॉज पे जाके उस डिफेक्ट को एलिमिनेट करता है, उस वेस्ट को कंप्लीटली रिमूव करता है। तो जो टीक्यूएम है वो सिम्टम के आधार पर सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, जबकि सिक्स सिग्मा जो भी आपका सिम्टम है उसके आधार पर वो सॉल्यूशन तो देता ही देता है, लेकिन वो सिम्टम का रूट कॉज क्या है उसके तक जाता है सिक्स सिग्मा, और वहां पे वेस्ट को फिर वो कंप्लीटली एलिमिनेट करता है। तो यहां पर जो डेफिनेशन है बेटा सिक्स सिग्मा की वो है एलिमिनेटिंग डिफेक्ट इन ऑल एरिया दैट अफेक्ट कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो यहां पर हम अपने क्लाइंट को बोलेंगे कि चूंकि यहां पे होलिस्टिकली अ सीरीज ऑफ एक्टिविटी में क्वालिटी इश्यू है, तो फिर पर सिर्फ सिम्टम पर वर्क करना आपके लिए सफिशिएंट नहीं होगा, आपको रूट कॉज पे जाना पड़ेगा, तब जाके आप अपने कस्टमर को आज की तारीख में फ्लॉलेस कस्टमर सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो फाइनली हमने डिसाइड कर दिया कि हमें जो टेक्निक अप्लाई करना है वो सिक्स सिग्मा टेक्निक अप्लाई करना है। इसी कारण से मैं इस क्वेश्चन का बहुत बहुत आपको स्ट्रेस दे रहा हूं बेटा, ये क्वेश्चन बहुत सुपर क्वेश्चन है, टेक्निक का नाम नहीं है, टीक्यूएम आपके पास सिक्स सिग्मा है, कौन सी टेक्निक आपको लगाना है पहले आईफे ने पूरा डिस्कशन किया, उसके बाद फिर सेकंड जो पॉइंट है उसमें दो चीजें हैं, इस टेक्निक को हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे और इंप्रूवमेंट किन किन टेक्निक्स के द्वारा हमें आएगा वो हमें पूरा एक्सप्लेन करना है। तो अब देखिए यहां पे सिक्स सिग्मा के बारे में सबसे पहले इसके ओरिजिनेटर के बारे में बताया जा रहा है कि ये जो कंसेप्ट है ये मोटोरोला और जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी ऑफ अमेरिका ने लाया है। ठीक है, अब क्वालिटी इश्यू को यहां पे डिफाइन किया गया है। मुझे नहीं लगता बेटा क्वालिटी इश्यू में ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट था, फिर भी आईसीआई ने एक पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन देने के लिए आपको यह भी समझाया है कि क्वालिटी फिजिकल प्रोडक्ट में क्या होती है, क्वालिटी सर्विस में क्या होती है। जबकि एग्जामिनेशन में अगर क्वेश्चन आए ये वाला, क्योंकि मेरा क्लाइंट सर्विस सेक्टर को बिलोंग करता है, तो फिर पर सिर्फ मैं ये वाला पॉइंट लिखूंगा, लेकिन लर्निंग पर्पस के लिए आप ये भी सीख सकते हो कि व्हाट डू यू मीन बाय क्वालिटी इन फिजिकल प्रोडक्ट। तो अगर हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं प्रोडक्ट के शेप में, उसके साइज में, कलर में, डिजाइन में, टेस्ट में, या कोई भी ऐसे फॉर्म में जो कस्टमर की एक्सपेक्टेड यूटिलिटी को कम कर दे, तो हम इसको बोलेंगे क्वालिटी इश्यू है इन केस ऑफ फिजिकल प्रोडक्ट। लेकिन सर्विस के केस में क्या होगा, जो भी इंडस्ट्री के नॉर्म्स है उससे कस्टमर का जो एक स्टैंडर्ड एक्सपीरियंस है, अगर आप उससे वेरी करते हो ऑन द लोअर साइड, तो जो इंडस्ट्री का कस्टमर एक्सपीरियंस का नॉर्म है उससे अगर आप कम चीजें प्रोवाइड करते हो तो ये कहलाएगा आपका क्वालिटी इश्यू इन सर्विस। ठीक है, अब डिफेक्ट क्या होगा, एक क्वालिटी इश्यू जिसके कारण हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारी जो सर्विस है या हमारी जो प्रोसेस है वो फेल हो गई है। तो सबसे पहले आईसीआई ने ओरिजिनेटर के रूप में बताया, फिर एक अच्छी डेफिनेशन यहां पे आपको दिया है कि क्वालिटी इश्यू का मतलब क्या इन केस ऑफ फिजिकल प्रोडक्ट, इन केस ऑफ सर्विस है, फिर फाइनली डिफेक्ट बताया क्वालिटी इश्यू जिसके कारण हमारा प्रोडक्ट, हमारी सर्विस या हमारा प्रोसेस फेल हो जाता है। ठीक है, तो सिक्स सिग्मा का पहला बेनिफिट बेटा ये आपको डिफेक्ट फ्री सर्विसेज देता है, एंड एट द सेम टाइम रूट कॉज पे जाके ये एरर को मिनिमाइज नहीं करता है, ये एरर को कंप्लीटली एलिमिनेट करता है। ठीक है, अब यहां से पूरा आपका क्वेश्चन जो डीमैक टेक्निक होती है, डिफाइन, मेजर, इंप्रूव, एनालाइज और आपका कंट्रोल वाली पूरी प्रोसीजर यहां पे आपको बताया गया है। तो देखिए डिफाइन फेज जो डीमैक टेक्निक है उसका सबसे पहला फेज होता है डिफाइन फेज। यहां पर हम तीन चीजें बताते हैं। सबसे पहले हर वो प्रोसेस जिस पे हमें इंप्रूवमेंट चाहिए, दूसरा हम इस डीमैक टेक्निक के द्वारा क्या अचीव करना चाहते हैं और उस पे किस लेवल का इंप्रूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसके बारे में एक पूरा डिस्कशन यहां पे होता है। तो देखिए यहां पे पूरा, अब यहां पे जो जो कंपनी को प्रॉब्लम है, जो जो कस्टमर को एक्सपेक्टेशन है, उसको पूरा इलेबरेट किया गया है। सबसे पहली टॉप प्रायोरिटी हमारी होगी जो कस्टमर का ओवरऑल एक्सपीरियंस है इंक्लूडिंग द वेट टाइम, उसको कहीं ना कहीं हमें यहां पे इंप्रूव करना है, ओवरऑल एक्सपीरियंस बढ़ाना है, डाइनिंग एक्सपीरियंस। एट द सेम टाइम जो लॉन्ग वेटिंग टाइम है तीनों एरिया पे, जब कस्टमर एंटर करता है तब उसको वेट करना पड़ रहा है, फिर जब वो डाइनिंग एरिया में आ चुका है तब अपने ऑर्डर को जब वो रिसीव करता है तो वहां पे उसको वेट करना पड़ रहा है, फिर जब बिल जनरेट होता है चूंकि मैनुअल बिलिंग होती है तो वहां पे भी उसको वेट करना पड़ रहा है। तो हमारा पहला टारगेट है हम इस वेट टाइम को पहले तो मिनिमाइज करें। दूसरा
स्टाफ कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन को इंप्रूव करना, क्योंकि जब भी एक रेस्टोरेंट या कोई भी एक सर्विस इंडस्ट्री की बात होती है तो वहां पे टीम वर्क होता है, इंडिविजुअली कोई वर्क नहीं कर सकता। फिर जो फूड आइटम है जैसा ऑर्डर किया गया, जैसे कंप्लेन आई थी ना बेटा कि 100% वेजिटेरियन फूड में कुछ इंडिग्रेंट नॉन वेजिटेरियन वाले भी आ चुके थे, तो जो आइटम आपने ऑर्डर किया है कस्टमर ने, उसको वैसा ही वो प्रोडक्ट मिले। फिर किचन स्टाफ उसको प्रिपेयर करे और एज पर देयर स्किल सेट, क्योंकि यहां पे हो क्या रहा था, हर किचन 3 आपके पास स्टाफ थे शेफ, वो हर शेफ अपने अपने कुजीन में मास्टर रखते थे, लेकिन उन्हें जरूरत पड़ने पर दूसरे कुजीन भी बनाना पड़ता था, लेकिन फिर कहीं ना कहीं क्वालिटी इश्यू आता था सर्विस में। फिर ओवरऑल प्रोसेसिंग टाइम ऑफ फूड आइटम्स वंस द ऑर्डर आर रिसीव्ड, और जो लास्ट पैरा में आपको हाइजीन कंसर्न दिया था कि जो फूड है वो फ्लोर पे रहता है, आपका जो फ्लोर है वो वेट रहता है, स्मेल नेस्टी करता है, ये सब चीजें भी आपको यहां पे रिजॉल्व करेंगे। तो ये हमारा स्कोप ऑफ एरिया इंप्रूवमेंट है। अब मेवर फेस में ये होता है कि जो भी हमने प्रॉब्लम गिनाया 14-15 वो कितनी सीवियर है, तो उसके लिए हम स्टैटिस्टिकल टूल लेते हैं और ये मेजर करते हैं कि आज की तारीख में हमारा किस लेवल का परफॉर्मेंस। अगर मैं 6 सिग्मा की बात करूं तो आज की तारीख में हमारा परफॉर्मेंस 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा किस लेवल पर हम आ रहे हैं, क्योंकि हमारा टारगेट है जब तक हमें ये नहीं पता लगेगा आज का हमारा करंट परफॉर्मेंस क्या है, तो जो 6 सिग्मा का जो लेवल है वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे। और 6 सिग्मा का लेवल है 3.4 डिफेक्ट पर मिलियन अपॉर्चुनिटी, मतलब 10 लाख यूनिट में से मैक्सिमम अगर आपके 3.4 डिफेक्ट होते हैं देन यू अचीव द 6 सिग्मा लेवल। तो यहां पे हम बोल रहे हैं, हम ये पता लगाएंगे यहां पे पूरा स्टैटिस्टिकल टूल के द्वारा कितने कस्टमर हमारे पास आए थे लेकिन वेट टाइम ज्यादा होने के कारण वो हमारे रेस्टोरेंट में डाइन आउट नहीं किए, कितने ऐसे कस्टमर थे जिन्होंने डाइन आउट किया है लेकिन वो अनहैप्पी थे और बाद में वो कभी भी रिटर्न नहीं हुए। ये कैसे पता लग सकता है बेटा, आप फीडबैक लगातार लेते हो ना, तो जब उसमें कस्टमर अपना मोबाइल नंबर और अपना नेम लिखता है तो उसके द्वारा वेरीफाई हो जाता है कि कस्टमर कितना रिपीटेडली आपके पास आ रहा है। फिर स्टाफ मिसबिहेवियर के कितने आपके पास कंप्लेन आए, क्योंकि हमें पता है जो हमारा एडिशनल स्टाफ है वो उतना कॉम्पिटेंट नहीं है। फिर एवरेज वेट टाइम पर कस्टमर कितना है। फिर फूड प्रोसेसिंग टाइम जो किचन में सिंपल आइटम और कॉम्प्लेक्स आइटम का कितना है, जो आपके फ्लोर हाइजीन का इशू था उसके कारण कितने एक्सीडेंट हुए, फिर जो ऑर्डर किया गया उसमें मिसमैच कितना हुआ, ये सब चीजों पर जब हम एक स्टैटिस्टिकल टूल लगा के मेजर करेंगे कितनी प्रॉब्लम है, तब जाके फिर हम इसके लिए आइडिया सोच पाएंगे, इसको एनालाइज कर पाएंगे कि अल्टीमेटली इनका रूट कॉज क्या है। ठीक है, फिर जब आप यहां पे एनालाइज फेज में आएंगे बेटा, तो एनालाइज फेज में हमेशा ये पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है कि रूट कॉज पर यहां पे टारगेट किया जाता है, एक्सटेब्लिशिंग द रूट कॉज। तो जो भी पॉइंट दिया ना, कि इतना सिंपल पॉइंट है बेटा, तो 10 से 12 पॉइंट दिए गए। सबसे पहले कस्टमर एंटर करता है, बिल्कुल इमेजिन कर लीजिए वो रेस्टोरेंट जहां पे फुल क्राउड होता है, तो जैसी जो प्रोसीजर है ना, पूरी प्रोसीजर एज इट इज लिख दी गई। कस्टमर एंटर करता है रेस्टोरेंट में, जो भी रिसेप्शनिस्ट होता है वो ग्रीट करता है और उनको रिक्वेस्ट करता है कि सर आप अपना वेट कीजिए वेटिंग एरिया में, मैं आपका नाम ले देता हूं। फिर जैसे ही कस्टमर जो डाइन आउट कर रहा था उनका डाइन आउट कंप्लीट हो जाता है तो टेबल क्लीन किया जाता है। फिर जिस सीक्वेंस में बंदे वेट कर रहे हैं तो रिसेप्शनिस्ट उन गेस्ट को कॉल करते हैं। फिर जो गेस्ट आए वो डाइनिंग एरिया में डाइन करते हैं, अपने डेजिग्नेटेड टेबल पे जाते हैं, ऑर्डर प्लेस करते हैं। फिर ये वेटर शेफ के पास किचन में जाता है, फिर शेफ ये फूड प्रोसेस करता है। पूरा जो प्रोसेस है ना बेटा, उस पूरी प्रोसेस को यहां पे लिख दिया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इसको आपको रटना नहीं है बेटा ना, इसको रटेंगे तो खत्म हो जाएंगे। कि जो रेस्टोरेंट में नॉर्मल बिहेवियर होता है ना, पूरा एक चेन होती है कि जो भी आप क्राउडेड रेस्टोरेंट में जाते हो तो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक क्या होता है, एक बार उसके से करेंगे तो ये चीजें बहुत सिंपल कहलाएगी। एक बार आपने सभी एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई कर लिया तो अब आप इसमें पता लगाइए कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज है जहां पर आपके रिसोर्सेस तो कंज्यूम हो रहे हैं लेकिन कस्टमर को कोई भी इसका वैल्यू एडिशन नहीं मिलता है, तो उन नॉन वैल्यू एडेड को आपको रिमूव करना पड़ेगा। फिर जो भी आपने यहां पे सजेशन दिया है बेटा, अब उन जो भी रूट कॉज आपको आइडेंटिफाई हुए, उन रूट कॉज को जब आप सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हो कि इस रूट कॉज को हम कैसे एलिमिनेट कर पाएंगे, तो उसको हम बोलते हैं इंप्रूवमेंट फेज।
तो यहां पे बहुत सारे जितने जितने पॉइंट अपन ने प्रॉब्लम गिनाया है उन हर प्रॉब्लम के लिए हमें यहां पे सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है कि वेट टाइम आपको कम करना है, जो स्टाफ है उनको आपको ट्रेनिंग देना है, ऐसा सुपरवाइजर रखना है जो सही में मोटिवेट करे हमारे स्टाफ को ताकि वही जो मिस्टेक है वो रिपीट ना हो। स्टाफ कोऑर्डिनेशन हमें चाहिए। रिवॉर्ड सिस्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक पॉइंट इन्होंने बोला था वीकेंड में बंदे चले जाते हैं कुछ बंदे और सीधा वो ट्यूसडे को आते हैं क्योंकि उनके पास कोई मोटिवेशन ही नहीं है। तो यहां पे आपको उनका पेमेंट कहीं ना कहीं वॉल्यूम के साथ रिलेट करना पड़ेगा। उन्हें भी लगना चाहिए कि अगर पीक टाइम पे हम वर्क कर रहे हैं तो हमें पेमेंट भी यहां पे ज्यादा मिलता है। फिर फाइनेंस रिक्वायरमेंट आपका एक बहुत बड़ा क्रंच था, आप एक्सपांशन करना चाहते हो, सिटी में बहुत ज्यादा क्राउड हो रहा है, फिर भी आप वो नहीं कर पा रहे हो क्योंकि फाइनेंस रिक्वायरमेंट है। फिर किचन इक्विपमेंट, जैसे जैसे क्राउड बढ़ रहा है बेटा आपके पास आउटडेटेड किचन इक्विपमेंट है तो उसको आपको मॉडर्न करना पड़ेगा ताकि, एक बहुत अच्छा पॉइंट दिया है, हमारा लेबर प्रोडक्टिविटी पर ध्यान दे ना कि वो लेबरियस वर्क पर ध्यान दे। ठीक है, फिर ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आपको, जो जो पॉइंट वहां पे आपके प्रॉब्लमेटिक एरिया थे वो पूरे पॉइंट्स बेटा फिर यहां पे आपको पूरे फेस में बताया। तो एक सुपरबली क्वेश्चन है, सॉल्यूशन पढ़ के क्वेश्चन समझ में आ जाता है, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, लेकिन बिना सॉल्यूशन के आइडेंटिफाई करना सिक्स सिग्मा टेक्निक इंप्लीमेंट होगा। इट्स अ टफ चैलेंज इवन फॉर द फैकल्टीज ऑल्सो बेटा, है ना। जब मैंने भी ये क्वेश्चन देखा था तो मैं बिल्कुल भी आपको ब्लफ नहीं करूंगा, मुझे भी बहुत प्रॉब्लम आ गई थी यहां पे मैं कौन सी टेक्निक अप्लाई करूं क्योंकि यहां पे बहुत सारी चीजें उन्होंने मिक्सअप कर दिया था। फिर जब सॉल्यूशन देखा तब बाद में क्लैरिटी आई कि चलो हमारे को भी एक नई लर्निंग मिलती है फैकल्टी मेंबर कि अच्छा इस प्रकार से ये चीजें इंप्लीमेंट होती है। तो जब एक फैकल्टी मेंबर को प्रॉब्लम आ रही है बेटा तो डेफिनेटली स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए तो ये अच्छा खासा टफ क्वेश्चन है जब बिना सॉल्यूशन के आपको आइडेंटिफाई करना पड़े कि ये सिक्स सिग्मा टेक्निक है। अच्छा है हमेशा फिर वही बात बेटा कि आपके अटेम्प्ट के पहले इस टाइप के क्वेश्चन भी आप कर रहे हो ताकि जो एक माइंडसेट आपका प्रिपेयर हो रहा है, एक थॉट प्रोसेस जो आपकी डेवलप हो रही है, उसके द्वारा एग्जामिनेशन में मिलता जुलता अगर क्वेश्चन आता है यू कैन कंफर्टेबली डील विद दैट क्वेश्चन। बहुत एक अच्छा पॉइंट इस क्वेश्चन ने समझाया है, टीक्यूएम और सिक्स सिग्मा में क्या सिमिलरिटी है और क्या डिफरेंस है। ठीक है बेटा, चलिए अब अपन आते हैं केस स्टडी नंबर 11 में। आइए पेज नंबर 53, केस स्टडी नंबर 11 पेज नंबर 53। एक सिंपल सादी केस स्टडी है बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग के ऊपर। तो लगभग जो 3 से 4 केस स्टडी है ऑलरेडी बीपीआर के ऊपर, जब आप इसका स्टार्टिंग देखेंगे बेटा स्टार्टिंग बिल्कुल सेम है, मतलब उसमें कोई भी चेंज नहीं है। अगर मैं स्टार्टिंग की बात करता हूं तो वो बिल्कुल सेम है। केस स्टडी नंबर 11, चलिए बेटा तो देखिए जो फर्स्ट पैरा है वो सबसे पहले आपके कंपनी का नाम बताता है। कंपनी का नाम डीआईसी है। यह इंश्योरेंस बिजनेस में है, जनरल इंश्योरेंस रिलेटेड टू इंडिविजुअल एंड फैमिली मेंबर्स। पिछले 3 सालों से कंपनी का वॉल्यूम लगातार बढ़ा है। वॉल्यूम बढ़ा है मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग अब इंश्योरेंस पॉलिसीज ले रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट आपका स्टेबल हो चुका है क्योंकि आपका जो मार्जिन है वो डिक्लाइन हो गया। इस इंश्योरेंस इंडस्ट्री में बोल रहा है ये क्वेश्चन कि अगर आपको कंपटीशन में सर्वाइव करना है
तो कॉस्ट एफिशिएंसी आपके लिए एक मेजर फोकस होना चाहिए। जो कंपनी कॉस्ट एफिशिएंसी पर, मतलब वही सर्विस अगर हम कॉम्पिटिटर के मुकाबले कम प्राइस पर दे पाएंगे तो ही हम मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि हाइपर कॉम्पिटिटिव मार्केट में हम यहां पर सर्वाइव कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंड पैरा बोलता है जो भी हमारी प्रोसेस होती है हमारी कंपनी में, उनमें से कुछ एक प्रोसेस ही कंप्यूटराइज्ड है। मेजॉरिटी ऑफ द प्रोसेस आज भी मैनुअल है, पेपर बेस्ड है, जहां पे हमारा कस्टमर से जो भी कम्युनिकेशन होता है वो पेपर बेस्ड होता है। इवन जो टेलीफोनिक क्वेरीज आती है कस्टमर से, उसका जो हम रिवर्ट करते, रिप्लाई करते हैं, वो भी पेपर बेस्ड कम्युनिकेशन होता है। जो भी सेल्स स्टाफ पोटेंशियल कस्टमर के घर जाता है इंश्योरेंस पॉलिसी को बेचने के लिए, वो अगेन पेपर बेस्ड ट्रांजैक्शन है। पेपर बेस्ड ट्रांजैक्शन होने के कारण दो प्रॉब्लम यहां पे है। पहला तो प्रोसेसिंग स्लो हो जाती है, दूसरे एरर होने के चांसेस ज्यादा है। तो लगातार कंप्लेन मिल रही है आपको अपने कस्टमर से, कस्टमर भी कौन से, करंट एंड पोटेंशियल कस्टमर, अलोंग विद द कंपनी स्टाफ अबाउट द एरर इन पेपर वर्क दे रिसीव, और ये कंप्लेन दिन पर दिन बढ़ रही है। तो ये पैरा बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। हमारे बिजनेस में जितनी भी प्रोसेस है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, उनमें से कुछ प्रोसेस ही कंप्यूटराइज्ड है, बाकी अधिकतर प्रोसेस हमारी मैनुअल है, पेपर बेस्ड है। कस्टमर अगर कभी टेलीफोनिक इंक्वायरी करता है तो उसको रिस्पांस पेपर बेस्ड जाता है। हमारा सेल्स स्टाफ अगर पोटेंशियल कस्टमर के पास जाके उसको पॉलिसी बेचता है तो अगेन वो पेपर वर्क होता है। पेपर वर्क के कारण हमारी प्रोसेसिंग स्लो होती है, प्लस एरोनियस होता है कहीं ना कहीं पेपर वर्क, जिसके कारण ना सिर्फ हमारा कस्टमर बल्कि हमारा जो सेल्स स्टाफ है वो भी लगातार कंप्लेन कर रहा है, और ये कंप्लेन दिन पर दिन बढ़ते जा रही है। अब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है हमारी कंपनी के, डीआईसी के, वो थोड़ा कंसर्न है उनको विद द ग्रोइंग पॉपुलरिटी ऑफ न्यू स्टाइल ऑफ बिजनेस यूजिंग द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जो हमारे कॉम्पिटिटर है वो आईटी यूज करके कस्टमर को एक ऑल टुगेदर न्यू एक्सपीरियंस दे रहे हैं। इसलिए हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अब चाहता है कि क्यों ना हम अपने बिजनेस मॉडल को री इंजीनियर करें, अपनी बिजनेस प्रोसेस को, ताकि हम अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा पाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बेटा ना, इस क्वेश्चन में आपको क्लियर कट कंसेप्ट दिया है कि यू हैव टू इंप्लीमेंट द बीपीआर, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, है ना। चलिए अब फिर यहां पर जो कुछ मेंबर्स है उन्होंने कंसर्न रेज किया है बीपीआर के ऊपर कि क्या हमें इससे बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले हाउ बीपीआर कैन बी इंप्लीमेंटेड, ये आपको एडवाइस करना है। तो जो इसका बेटा सबसे पहला जो पैरा है ना, आप देखेंगे लगभग 3 से 4 केस स्टडी है आईसीआई के पास इस पर्टिकुलर बीपीआर में, और सभी की स्टार्टिंग बिल्कुल यही होती है जो इस क्वेश्चन में। तो ये जो आपका पैरा है ना, ये आप मान के चलिए ये एकदम जनरलाइज पैरा है। मतलब जब भी बीपीआर का क्वेश्चन आता है, आप देखिए जितने भी 3-4 क्वेश्चन ऑलरेडी दिसंबर 20 या उसके पहले वाले पब्लिकेशन में आईसीआई के पास अवेलेबल थे, वहां पे भी यही सब चीजें एज इट इज वहां पे रखी गई है। तो एक स्ट्रक्चर आप बना सकते हो, जब भी बीपीआर का क्वेश्चन आएगा हमें ये चीजें लिखना ही लिखना है। तो सबसे पहले पॉइंट होता है इसमें बिजनेस प्रोसेस। हम क्या करेंगे, बीपीआर को इंप्लीमेंट करने के लिए अपनी हर बिजनेस प्रोसेस को हम एक सीरीज ऑफ प्रोसेस में डिवाइड करेंगे। फिर जब हमारी हर एक बिजनेस प्रोसेस एक सीरीज ऑफ प्रोसेस में डिवाइड हो जाएगी, तो हम हर एक प्रोसेस को उठाएंगे और चेक करेंगे क्या इस प्रोसेस को करना हमारे लिए जरूरी है, क्या ये कोई दूसरी प्रोसेस को सप्लीमेंट करती है, क्या ये वैल्यू एडेड है या नहीं है। फिर एक बार हमारी वो प्रोसेस नॉन वैल्यू एडेड आइडेंटिफाई हो जाती है तो हमें उसे कंप्लीटली रिमूव करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। वंस अ बिजनेस प्रोसेस हैज बीन आइडेंटिफाइड एज नॉन वैल्यू एडेड, इस पूरी प्रोसेस में फिर रिमूव करना है। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, वंस अ प्रोसेस हैज बीन आइडेंटिफाइड एज वैल्यू एडेड, तो अब हमें उसको री इंजीनियर करना है कि ये सोचना है क्यों ना इस प्रोसेस को हम कुछ नए तरीके से करें ताकि जो प्रॉब्लम आ रही है वो कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाए, है ना। तो ये बहुत कॉमन पॉइंट है सभी केस स्टडीज में, इवन आपके एग्जामिनेशन में भी आता है। शुरुआत आप यहीं से करेंगे। बीपीआर को इंप्लीमेंट करने के लिए हमें हर एक बिजनेस प्रोसेस को अलग अलग प्रोसेस में बाइफरकेट करना है, डिवाइड कर देना है। फिर हर एक प्रोसेस को हमें एनालाइज करके देखना है कि क्या ये प्रोसेस हमारे बिजनेस के लिए जरूरी है, क्या एक कस्टमर को वैल्यू एडिशन दे रही है। इसके आपको 2 आंसर मिलेंगे, एक नॉन वैल्यू एडेड और एक वैल्यू एडेड। नॉन वैल्यू एडेड तो आपको कंप्लीटली रिमूव करना है। अब आपका बीपीआर अप्लाई होगा आपकी वैल्यू एडेड एक्टिविटी पर
क्यों ना उस एक्टिविटी को हम पूरा राइट फ्रॉम द स्ट्रेच रीडिफाइन करें ताकि कस्टमर को उसकी यूटिलिटी बढ़े एंड एट द सेम टाइम हम उसी प्रोसेस को और इफेक्टिवली और कॉस्ट एफिशिएंटली कर पाए। ठीक है बेटा, चलिए अब यहां पे ये भी एक बहुत कॉमन पैरा है बेटा, आप इसको भी कहीं भी आप अपने आंसर में उस 3 आवर्स में इंट्रोड्यूस कर सकते हो। ये बोलता है कि शॉर्ट टर्म में अगर आप देखोगे तो जो इन्वेस्टमेंट है बीपीआर का वो आपको उतना फायदा नहीं देगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में आपको एक हैवी इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यहां पे मैनुअल एक्टिविटीज जो है वो कंप्लीटली आपकी एलिमिनेट हो जाएगी, जिसके कारण कस्टमर को स्पीडी सर्विस मिलेगी। ना सिर्फ कस्टमर बल्कि जो आपका सेल्स स्टाफ है वो भी यहां पे सेटिस्फाइड होगा, क्योंकि आज की तारीख में आपने देखा है बेटा सिर्फ और सिर्फ आप एक्सटर्नल स्टेक होल्डर पे ध्यान नहीं देते हो, आप ऑल स्टेक होल्डर की पॉलिसी अडॉप्ट करते हो, तो सेल्स स्टाफ एज वेल एज कस्टमर वो मोटिवेटेड रहेंगे, उनका सेटिस्फेक्शन पहले के मुकाबले बढ़ेगा। ये भी एक कॉमन पैरा है। तो अगर फर्स्ट पॉइंट आप देखेंगे तो इससे लर्निंग एज सच न्यू नहीं है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट हमें कम्युनिकेशन मिलता है कि ये चीजें हम हर क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं जब भी बीपीआर की बात आती है। अब सेकेंड पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन स्पेसिफिक है। आप हमें इंप्रूवमेंट बताइए कि बीपीआर इंप्लीमेंट करने से किन किन एरिया पर हमें इंप्रूवमेंट होगा। तो सबसे पहला इंप्रूवमेंट तो बेटा जो आपका मैनुअल वर्किंग होता था, एरोनियस होता था, उस पे आएगा। आईटी यूज करने से आपकी जो प्रोसेसिंग है वो फास्ट होगी, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, एंड एट द सेम टाइम वो एरर फ्री हो जाएगी। ये चीज हमारे को बताया बेटा। अ न्यू इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस लेड सिस्टम इज द नीड ऑफ द आवर, जहां पर कोई भी इंफॉर्मेशन सेंट्रलाइज डेटा पर रियल टाइम पे अपलोड की जाएगी, कि जो भी उस सेंट्रलाइज डेटा के बेस के बाद बंदे अटैच है उनको रियल टाइम पर इंफॉर्मेशन पहुंच जाए, ताकि कोई भी पेपर वर्क यहां पे इन्वॉल्व ना हो, ताकि हमारा रिस्पॉन्स टाइम और हमारा जो सर्विसेस है वो एरर फ्री हम अपने कस्टमर को डिलीवर कर पाएंगे। ये पहला इंप्रूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बीपीआर से। सेकेंड, बेटर फैसिलिटीज फॉर सेल्स पर्सन। जस्ट इमेजिन करो बेटा, एक सेल्स पर्सन जो टेक्नोलॉजी के साथ पोटेंशियल कस्टमर के घर विजिट करता है, तो अगर वो पूरी इंफॉर्मेशन एट अ टाइम अगर उसको दे देता है, उसको पूरा प्रीमियम वहीं पे कैलकुलेट करके दे देता है, उसके डॉक्यूमेंट वहीं पे अपलोड कर देता है, तो कहीं ना कहीं उसका स्पीड अप बढ़ेगा और फिर उसका मोटिवेशनल लेवल भी बढ़ेगा। वही चीज यहां पे बता रहा है कि वो कम समय में अब ज्यादा पॉलिसी दे पाएगा, तो न सिर्फ आपका वॉल्यूम बढ़ेगा बल्कि आप जब उसको रिवॉर्ड दोगे तो उसका मोटिवेशनल लेवल भी बढ़ता है। फिर एक लास्ट पॉइंट बताया गया पैरेलल प्रोसेसिंग का, है ना। पैरेलल प्रोसेसिंग का मतलब है अगर आपने यहां पे आईटी की हेल्प लिया है तो एक ही टाइम पर अगर 2 वर्क भी करना है तो वो पॉसिबल है। एक एग्जांपल आईसीआई ने बताया है कि आपका एग्जिस्टिंग कस्टमर प्रीमियम भी देना चाहता है, एट द सेम टाइम वो हो जाएगा, एंड एट द सेम टाइम वो कोई एक न्यू पॉलिसी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहता है तो वो भी आप उसे प्रोवाइड कर पाओगे। ठीक है बेटा, चलिए ये सिंपल है, मतलब ये वाला क्वेश्चन कंपेरेटिवली सिंपल है जब मैं क्वेश्चन नंबर 8 से कंपेयर करता हूं तो। अब आइए फिर हमारे परफॉर्मेंस टारगेट क्या होने चाहिए, मतलब किस आधार पर हम अपना परफॉर्मेंस इवेल्युएट करेंगे वंस बीपीआर हैज बीन इंप्लीमेंटेड। तो यहां पे हमें बताया गया है सबसे पहला पॉइंट कि आपकी प्रोसेस जो है आज जो स्लो है, और दूसरा देखिए 2 ही है, एक स्लो है और दूसरा एरर है, तो क्या ये दोनों चीजें ठीक हो रही है क्या? इसके लिए अलग अलग पैरामीटर आप ले सकते हैं। कितनी पॉलिसी टाइमली मैनर पर आपने इश्यू किया, कितने ट्रांजैक्शन आपके सक्सेसफुली कंप्लीट हुए, कितने क्लेम जो होते हैं इंश्योरेंस बिजनेस में टाइम पे सेटल हुए। इसके द्वारा आपको यह पता लगेगा बेटा कि क्या आपकी प्रोसेस बीपीआर के थ्रू स्पीड अप हुई है या नहीं हुई है। फिर एरर फ्री वर्क चाहिए, तो नंबर ऑफ कंज्यूमर कंप्लेन कितना है। फिर कुछ ज्यादा ही कंप्लेन आती है तो उसके कारण कस्टमर फिर हमारा प्रोडक्ट ना लेके कोई दूसरे का लेता है, तो कितने कैंसिलेशन हुए। बिजनेस ग्रोथ अगर हो रही है तो डेफिनेटली आपने उनको क्वालिटी सर्विस देना स्टार्ट किया, तो ये सब चीजें इसमें कवर होती है बेटा। लास्ट वाला जो पॉइंट है ये बहुत जनरल पॉइंट है बेटा, मतलब इसका जो फर्स्ट पॉइंट है और फोर्थ पॉइंट है आप मान के चलिए कोई भी बीपीआर के क्वेश्चन में आप रख सकते हो। ये पॉइंट आपको बताता है कि जो कुछ मेंबर्स इसका अपोज कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। एक बहुत ह्यूमन साइकोलॉजी बताया है, किसी को भी चेंज पसंद नहीं है, और खासकर अगर आप पुरानी मेथड के द्वारा इतने सालों से उस पर वर्क कर रहे हो तो अचानक वो मेथडोलॉजी चेंज होती है तो जो भी बंदे हैं उन्हें लगता है अब हमें बहुत कुछ नया सीखना पड़ेगा, तो कोई भी बंदा सीधा उसको रेडीली एक्सेप्ट नहीं करता, तो उसको अपोजिशन होता है। तो यहां पर एक और चीज है,
बिजनेस एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हम कई सारी जगह कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द क्वालिटी, तो एम्प्लॉय को लगता है कि कहीं टेक्नोलॉजी आ जाने से उसकी वैल्यू तो नहीं कम हो जाएगी, कहीं फिर रिडंडेंट तो नहीं कर दिया जाएगा, मतलब कहीं से निकाल तो नहीं दिया जाएगा। तो ये जो कंसर्न है इसके कारण भी आपके एम्प्लॉय अपोज करते, तो क्लियर कट आपकी पॉलिसी रहेगी कि बीपीआर के द्वारा हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये आप अपने एम्प्लॉय को पहले ही कम्युनिकेट कर दीजिए, ताकि जो उनके मन में डर है कि कहीं हमारे जॉब की कंटिन्यूटी पर कोई क्वेश्चन तो नहीं उठेगा। ठीक है बेटा, तो आज का जो स्पेशल क्वेश्चन था वो है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 11 तो कंपैरेटिवली आपके लिए बहुत सिंपल था। ठीक है बेटा, चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अब इस चैप्टर के जो केस सिनेरियो बचे हैं वो कंपैरेटिवली सिंपल है, ऑल्दो एक न्यू कंसेप्ट वहां पे है कैनबेन सिस्टम का, उसको थोड़ा सा समय अपन ज्यादा देंगे। बाकी जो स्किल बेस्ड असेसमेंट क्वेश्चन है वो भी कंपैरेटिवली सिंपल है। जो सबसे टफ पार्ट था इस पर्टिकुलर चैप्टर नंबर 3 का वो है आपका केस स्टडी वाला पोर्शन, वो अपन ने पूरा कवर किया। केस सिनेरियो और स्किल बेस्ड असेसमेंट क्वेश्चन बहुत सिंपल है। और एक चीज के लिए बेटा मैं अपोलोजाइज करना चाहूंगा आपसे कि डिले हो गया है, मैंने आपको कमिटमेंट किया था 18 मार्च में, लेकिन रिकॉर्डिंग भी बहुत हो चुकी थी, वॉइस इश्यू के कारण वापस से हमें री रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। प्रॉब्लम ये था जो हमारा टाइम शेड्यूल था, जो प्लानिंग था वो पूरा चेंज हो गया। ऑलरेडी लाइव बैच भी हमारी इंदौर में स्टार्ट हो रही है, तो वहां पे भी